हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं हूं प्रज्ञा और आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने उपहार बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या इसी को कहेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बताऊंगी हमारा पढ़ने का क्या तरीका है। पहले पढ़ना है, समझना है, याद करना है और फिर ही कुछ लिखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो शुरू करने से पहले एक चीज पूछना चाहती हूँ कि सूक्ष्मजीवी होते क्या हैं। सूक्ष्मजीवी होते क्या है? तो सूक्ष्मजीवी वो जीव हैं जो सिर्फ सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, है ना। सूक्ष्मजीवी वो जीव हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, या हम दूसरे तरीके से कहें कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नग्न आंखों से या नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, अपितु उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो उन जीवों को हम कहेंगे कि वो सूक्ष्म जीव हैं, है ना। ओके, एक बात और बेटा, एक कॉन्सेप्ट और पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि उनको माइक्रोस्कोप से क्यों देखना पड़ता है? क्या कारण है? क्या ये उनका साइज है या स्ट्रक्चर है? क्या कारण है? यस, एब्सोल्युटली राइट, उनका साइज बहुत छोटा होता है। ओके, ठीक है, तो लिख लेते हैं ये। वो जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिखते, अपितु केवल सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं। ओके, तो मैंने तो ये नोट कर लिया, लेकिन आप पहले समझेंगे। वो जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिखते अपितु केवल सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव। ओके, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये इतने सूक्ष्म जीव जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से दिखते हैं, ये रहते कहाँ हैं, है ना बेटा। देखिए बेटा, ये हर जगह पाए जाते हैं। कोई ऐसी जगह अभी तक पता नहीं है जहाँ पे सूक्ष्मजीवी नहीं होते हैं। जैसे कि ये पाए जाएंगे हवा में, पानी में, बर्फ में, गीज़र में, कितना भी 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ये पाए गए हैं, है ना। और बहुत सारे पादपों में, जंतुओं में, हमारे शरीर में कहीं भी सार्वभौमिक है, ये हर जगह प्रेजेंट हैं। ये यूनिवर्सल प्रेजेंस है इनकी। तो ये जो सूक्ष्मजीवी हैं ये सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, तो सूक्ष्मजीवी में आता कौन कौन है? यस, सूक्ष्मजीवी में सभी तरीके की प्राणी आ जाते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से दिखें,
मतलब जिनका साइज इतना छोटा हो कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, वो सभी सूक्ष्मजीवी में आते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि कौन कौन आता है इसमें, है ना। देखिए, प्रोटोजोआ आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेल का ही बना होता है, राइट। ओके। फंजाई बैक्टीरिया आएगा क्योंकि वो भी एक सेल का बना होता है, और एक सेल को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए ना, है ना। ठीक है। दूसरा, उसके अलावा आते हैं वायरस। वायरस तो ए सेलुलर होता है, मतलब कि वो एक सेल से भी बहुत छोटा उसका आकार होता है, ठीक है, एक नॉर्मल सेल साइज से। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके वायरॉइड्स और प्रियॉन। उसके अलावा सूक्ष्मदर्शी जंतु और सूक्ष्मदर्शी पादप। एक और चीज़ रह गई, दैट इज़ फंजाई। देखिए, कुछ फंजाई जो होती हैं वो भी छोटे साइज की होती हैं या उनका सूक्ष्म होती हैं, और इसमें से एक हमारा जो एक सेल की फंजाई है उसका नाम है क्या? ईस्ट। ये आप याद रख सकते हैं। ये एक ऐसी फंजाई है जो सिर्फ एक सेल की बनी होती है, सिर्फ एक सेल की कवक का नाम है ईस्ट। ओके, चलो अब हम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल होता है वुल्फिया का। वुल्फिया ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट है ना। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पे थी ना बेटा, ये हम अभी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि वायरस क्या होता है, वायरॉइड क्या होता है, प्रियॉन क्या होता है ना। इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको एक दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि जो वायरस होता है ना, वायरस की बॉडी में दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका प्रोटीन कोट और दूसरा होता है उसका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वायरस एक तरीके का इन्फेक्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये आता है, क्योंकि अगर ये किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर है तब तक तो ये लिविंग है, लेकिन अगर ये उसके शरीर के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो जो वायरॉइड होते हैं, वायरॉइड वायरस से भी छोटे होते हैं। उनके पास क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। मतलब कि अगर हम वायरस में जो दो चीज़ें हैं, एक है प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, तो अगर हम उस कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा जीव जिसके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है तो उसको कहेंगे वायरॉइड, और अगर उसके पास सिर्फ प्रोटीन है, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन है, तो उसे कहा जाएगा प्रियॉन। समझ गए? सिर्फ ये प्रोटीन होती है जो कि इन्फेक्शियस होती है। ठीक, तो प्रियॉन सिर्फ प्रोटीन का बना है, वायरॉइड सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना है, और वायरस में दोनों कंपोनेंट होते हैं। प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर जो है, जो कोर होता है, वो न्यूक्लिक एसिड का होता है। ओके, तो इस पेज के सारे, इस स्लाइड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको? राइट, दैट्स नाइस। तो यू मे प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो बेटा इसे। चलिए अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है ना, हानिप्रद या फिर लाभप्रद दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो कैसे वो हानिप्रद होते हैं, कैसे लाभप्रद होते हैं, कौन से हानिकारक, वो कौन सी हानियां पहुंचाते हैं या कौन से लाभ पहुंचाते हैं, ये हमें इस स्लाइड पे देखना है। ओके बेटा, ठीक है। तो जो लाभप्रद है, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जो अधिकांश सूक्ष्मजीवी हैं वो हमारे लिए लाभप्रद हैं। अधिकांश लाभप्रद हैं, मतलब अधिकांश सूक्ष्मजीवी जो हैं वो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं जो मानव के लिए हानिप्रद हैं।
ठीक है, तो जो मानव के लिए हानिप्रद हैं वो करते हैं क्या, रोग करते हैं। किसमें, जैसे रोग करेंगे किसमें, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, किसी में भी रोग करते हैं वो। मतलब उनकी वजह से कई तरीके के रोग होते हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है मलेरिया, पीलिया, ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा करे हुए रोग हैं, फैलाए गए रोग हैं। ओके बेटा, ठीक है। तो अभी इसको समझने से पहले एक बार इस डायग्राम पे नजर डालते हैं कि क्या कह रहा है। राइट, जो पहला डायग्राम है वो बैक्टीरिया का एक टाइप है, रॉड शेप बैक्टीरिया, उसके बारे में बता रहा है। दूसरा जो बता रहा है वो बता रहा है गोलाकार। देखो ये बता रहा है कि एक बैक्टीरिया के भी कितने डिफरेंट शेप्स जो है वो मौजूद हैं, है ना। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया है वो दंडाकार है, जो स्फेरिकल है उसको गोलाकार भी बोलते हैं। लेकिन आप उनकी शेप में ध्यान दीजिए, शेप इज़ नॉट जस्ट, वो सिर्फ उनका बाहरी स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी इनके शेप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये जो तीसरा हमने ये बनाया हुआ है कि एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है जिसमें हमने ये इसके फिलामेंट्स दिखाए हुए हैं। ठीक, ओके। चलिए, तो सूक्ष्मजीवी हमने ये देखा कि अधिकांशतः हमारे लिए लाभप्रद होते हैं और कुछ एक होते हैं जो हानिप्रद होते हैं। ठीक, तो जो अधिकांशतः लाभप्रद हैं उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा ये तो देख लिया जाता है। ठीक है, देखिए वो घरेलू उत्पादों में यूज़ होंगे। सबसे पहला उपयोग उनका हम घरेलू उत्पादों में करा गया था। देखिए, जब जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसने धीरे धीरे चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखा है, जीवों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, ये कह लीजिए कि उनका उपयोग किया है। तो जो सबसे पहला उपयोग मानव की नज़र में आया था सूक्ष्म जीवों का, वो था क्या, घरेलू उत्पादों के फॉर्म में। फिर उसके बाद जब उसने अपने कारखाने लगाए तो उनका उन्होंने क्या करा, औद्योगिक उत्पादन में इस्तेमाल करने लगे। राइट, फिर उसके बाद देखा कि उसने सीवेज ट्रीटमेंट या वाहित मल उपचार। देखिए, जो सीवेज होता है ना, हमारे घरों से निकला हुआ जो गंदा पानी है उसे हम सीवेज कहते हैं। अब सारे घरों का गंदा पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में गंदा पानी इकट्ठा है। अब वो गंदा पानी अगर सीधे नदी में डाल दिया गया तो वो बहुत सारे डिजीजेस कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसका ट्रीटमेंट या उपचार करा जाए। राइट, ओके। उसके बाद बायोगैस उत्पादन। बायोगैस एक तरीके का ईंधन है जो कि सूक्ष्म जीवों की मदद से मिलता है। हमें ये सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ने हैं, तो इसलिए अभी आप टेंशन मत लीजिए। राइट, उसके बाद जैव नियंत्रण कारक। जैव नियंत्रण कारक, बायो कंट्रोल एजेंट, कि कैसे कुछ माइक्रोब्स या कुछ सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवियों को का नियंत्रण करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है जैव उर्वरक के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैव उर्वरक या फिर बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट हो गया ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राइट, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, जो पहला फिगर आपको दिखाया गया है इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये है जीवाणु भोजी। अब आप मुझे बताइए कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं। अगर हम इसके सिर्फ शब्द को मतलब समझें तो कहने का मतलब है कि वो जो जीवाणु को खाते होंगे, है ना, जिनका भोजन जो है वो जीवाणु होता होगा। तो कौन है जो जीवाणु से छोटा होता है और उसे खा सकता है? तो वो होते हैं वायरस। तो ये जो जीवाणु भोजी हैं ये एक तरीके के क्या हैं, वायरस हैं। ये एक तरीके के वायरस हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के विषाणु हैं जो कि जीवाणुओं पर रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। ठीक, तो ये एक तरीके के वायरस हैं।
जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में आप इसके देख सकते हैं कि कैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसका हेड है, कॉलर है, फिर इसकी टेल है। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। राइट, अब दूसरा चित्र आप देखेंगे तो दूसरा चित्र जो है वो एडिनोवायरस का है। एडिनोवायरस एक तरीके का वायरस है जो क्या करता है, श्वसन संबंधी रोग करता है। किसमें करेगा, किसमें करेगा, ये करेगा जंतुओं में, मानवों में। राइट, अब यहीं पे हमें एक तीसरा डायग्राम दिखाया गया है जो कि है टोबैको मोज़ैक वायरस का, जो किस पे अटैक करता है, ये पादप पे अटैक करता है। तो इस तरीके से ये जो तीनों डायग्राम्स हैं, एक जो जीवाणु भोजी है, ये जो पहला डायग्राम है ये बताया गया है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। जो दूसरा डायग्राम है वो वायरस जो एनिमल पे अटैक करते हैं। और तीसरा है वो वायरस जो प्लांट पे अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे हानिप्रद सूक्ष्म जीवियों में वायरस एक बड़ा नाम है, क्योंकि देखिए वो सबको इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली। राइट, ओके, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आई है। वो ये बता रही है कि ये संवर्धन जनन क्या है। देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि कल्चर, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे कि ये कल्चर होता है। तो कल्चर है क्या, हमको इसकी क्या आवश्यकता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो ये सूक्ष्म जीवी हैं ये हमें नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, इनको पढ़ने की, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे हम एक प्रत्येक सूक्ष्म जीवी को तो नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, लेकिन जो उनका झुंड है, जो उनकी कॉलोनी है, जो उनका एक तरीके से कलेक्शन है, ग्रुप है, उसको हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, है ना। तो वो उसको कहा इन्होंने कल्चर। और इस कल्चर की स्टडी, यही कह लो कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, या पूरा एक तरीके से जो ये प्लेट्स होती हैं जिन पे कल्चर प्लेट्स कहा जाता है, जिन पे इस कल्चर को बनाया जाता है या फिर पनपाया जाता है कहना चाहिए, अक्सर लैबोरेटरी में करा जाता है ताकि स्टडी करी जाए माइक्रोब्स पे। राइट, तो इसमें क्या है, कौन से माइक्रोब्स ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, बैक्टीरिया और फंगस का कल्चर करा जाता है ज़्यादातर। इन्हें क्या करा जाता है, पोषक मीडिया पर इनकी जो है वृद्धि कराई जाती है, मतलब कि इनको ग्रो कराया जाता है। या कहने का मतलब है कि इनको पोषक मीडिया में रखते हैं तो इनमें अपना विभाजन होता है, जिससे इनका नंबर बढ़ जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ये कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं, संख्या बढ़ने से कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, और जिन्हें इस कॉलोनी को हम नग्न नेत्रों से देख सकते हैं, इस कॉलोनी को हम नग्न नेत्रों से देख सकते हैं। राइट, और इसका उपयोग कहाँ होता है, सूक्ष्म जीवियों के अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, तो आप इस डायग्राम में देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डायग्राम में दिख रहा है, वो ये है कि ये जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो अलग अलग है और उससे इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्रभावित नहीं है। लेकिन जो फंगस की कॉलोनी है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि जहाँ कॉलोनी है उसके दूर दूर तक एक दूसरा घेरा भी बना हुआ है। तो फंगल कॉलोनीज और बैक्टीरियल कॉलोनीज में जो अंतर है वो आप इस चित्र से देख पा रहे हैं। ओके, चलो बेटा, आप इसको थोड़ा बहुत इसमें जो पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
चलो, तो अब सबसे पहला घरेलू उत्पाद आ चुका है जो हम बनाएंगे सूक्ष्म जीवियों की मदद से, या बना रहे हैं मानव जाति समय समय से, बहुत पहले से। तो वो है दही, है ना। तो दही कैसे बनता है? दही कैसे बनता है? देखिए, जब दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो दूध में जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करता है तब वो दही में परिवर्तित हो जाता है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हमें घर में दही जमाना होता है तो हम दूध में थोड़ा सा जामन डालते हैं। इसी को कहते हैं आरंभक या इनोकुलम या स्टार्टर भी इसको कुछ लोग कहते हैं, स्टार्टर। तो स्टार्टर में खूब सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो दूध में प्रोटीन है, दूध की प्रोटीन को आंशिक रूप से डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन है उसका स्कंदन हो जाता है, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाती है या स्कंदन हो जाता है, प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है और वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं। दूध से दही बनने के क्या फायदे हैं? पहला तो ये है कि पोषक तत्व, जो पोषक क्षमता होती है दूध की, वो दही बनने पे बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक विटामिन B12 आ जाता है। ठीक, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये हमको बचाता है किससे? पेट संबंधी रोगों से बचाता है। कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट। तो इसीलिए जब हम दही खाते हैं तो वो हमारे पेट संबंधी रोगों पे अच्छा असर डालता है, क्योंकि उसमें होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये है एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसे हम कह रहे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। और इसका मतलब एक पूरे ग्रुप को, एक पूरे उसके कलेक्शन को कह रहे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है क्या? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और उसका एक टाइप क्या है? लैक्टोबैसिलस। ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, और ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। चाहे आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहो या लैक्टोबैसिलस कहो, आपके लेवल पे दोनों सही है, राइट। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में, दोनों आपके लिए सही होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। ओके, राइट। तो प्लीज आप इसे नोट करें। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है इडली डोसा। हम सभी को इडली डोसा बहुत पसंद है। तो कैसे आता है? ये करता है बैक्टीरिया, कर देता है क्या? फर्मेंट। बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से ये बनता है। ठीक है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है इसमें, ये बैक्टीरिया की मदद से बनता है। ठीक, फर्मेंटेशन, इसमें फर्मेंटेशन कौन करेगा? बैक्टीरिया। और यहां पे फर्मेंटेशन कौन करेगा? ब्रेड में ये करेगा ईस्ट। अभी मैं इसे समझाती हूं। ठीक, तो बेटा जब हमने इडली और डोसा की बात करी, देखो एक चीज़ है, एक बात आपको समझना है, कौन सा सूक्ष्म जीव इस्तेमाल हो रहा है
ये बहुत हद तक डिफाइन करेगा कि जो प्रोडक्ट बना है उसका स्वाद कैसा होगा, उसको वो देखने में कैसा होगा, है ना। तो जब हम डो में इडली डोसा का जब हम डो लगाते हैं या ये कह लो आटा लगाते हैं या घोल लगाते हैं, है ना, तो उस घोल में बैक्टीरिया करता है फर्मेंटेशन। इडली डोसा को फर्मेंटेशन कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। अच्छा, और उस समय जब हम देखते हैं कि जब उसका इडली का आटा या डोसे का आटा जब फूलता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग बात है और इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड जब बनती है तो ब्रेड में क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन है वो करता है कौन? ईस्ट या फिर कवक, है ना। ईस्ट एक तरीके का कवक है जो फर्मेंटेशन करेगा किसका? ब्रेड का। ठीक है बेटा, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ताड़ी। ताड़ी आप लोगों ने इसका नाम सुना है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो पाम के वृक्ष होते हैं, जो पाम के वृक्ष होते हैं उनसे जो रस निकलता है उसका फर्मेंटेशन होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है। उसको फर्मेंट करते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ है, जब दूध दही की बात हुई तो पनीर की बात भी हो जाती है। पनीर बनाने में भी सूक्ष्म जीवियों का योगदान है। कैसे है देखते हैं बेटा। जो पनीर है उसमें दोनों का योगदान हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, फंजाई का भी हो सकता है। जब हम लोगों ने बहुत बार टॉम एंड जेरी जब हम देखते हैं तो ऐसी कुछ पनीर देखते हैं, एक बड़ी सी पनीर होती है जिसपे ऐसे बड़े बड़े छेद होते हैं, है ना। तो वो जो स्पेशल टाइप की पनीर है जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, जो अक्सर कार्टून कैरेक्टर्स में दिखती है, वो किसकी वजह से है? वो जो बड़े बड़े छेद होते हैं वो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्या? प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, उसकी वजह से वो बड़े बड़े छेद आपको पनीर में देखने को मिलते हैं, राइट। अच्छा, और एक अगर इसी में अगर फंजाई की इस्तेमाल हो जाए, बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि अगर पनीर, जिनकी हेल्प से अगर पनीर बनती है, जिनकी मदद से अगर पनीर बनती है तो पनीर का कुछ स्पेशल ही टेस्ट होता है, राइट। तो ऐसी एक पनीर है जिसका नाम है रॉकफोर्ड चीज़, जिसका स्वाद कौन बढ़ा देता है? फंजाई। कवक की वजह से उसका स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, तो आप ये नोट कर लीजिए कि कौन से और घरेलू उत्पादों में इस्तेमाल होता है सूक्ष्म जीव। आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो अब एक बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अब हमारी बात आ गई, कहाँ तक की आ गई? औद्योगिक उपयोग के बारे में। अभी तक हमने घर की बात करी, अब इंडस्ट्रीज, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सूक्ष्मजीवियों का इस्तेमाल करती हैं या उन पर निर्भर हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने कहा कि फर्मेंटेड बेवरेजेस, फर्मेंटेड पेय, फर्मेंटेड पेय, फर्मेंटेड पेय, फर्मेंटेड पेय वो पेय हैं, वो पेय पदार्थ हैं जिनको बनाने के लिए फर्मेंटेशन करा जाता है। किसकी मदद से? माइक्रोब्स की मदद से या सूक्ष्म जीवियों की मदद से। ठीक है, तो इनके लिए क्या करा जाएगा? इसका देखो बेटा, एक बात आपको समझनी थी कि जो एक ईस्ट है ना, जो एक कवक है जिसके इस्तेमाल से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी उसका नाम है, उसी का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में करा जाता है इंडस्ट्रीज में। कब करा जाएगा? जब फलों के रस या माल्टेड सीरियल पे उसको ग्रो कराया जाएगा। अगर फलों के रस और माल्टेड सीरियल पे सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी को ग्रो कराया जाएगा, कि वृद्धि कराई जाएगी,
तो वो बना देगा इथेनॉल, इथेनॉल बना देगा। ठीक है बेटा, इथेनॉल। जब इसका इस्तेमाल घर, इसके ही दो नाम है बेटा, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट। जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है इसी को ही दो नाम से जानते हैं, बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट कब कहेंगे? तब कहते हैं जब इससे क्या बनाते हैं? ब्रेड, तब ये बेकरी में इस्तेमाल हो जाती है। और जब हम इसे ब्रीवर्स यीस्ट कहते हैं तब ये क्या है? इथेनॉल बनाती है, इथेनॉल के उत्पादन में इस्तेमाल होती है, इथेनॉल के प्रोडक्शन में या उत्पादन में इस्तेमाल होती है। तो एक ही माइक्रोब है, एक ही सूक्ष्मजीवी है जो कि एक कवक है, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगर उसकी मदद से ब्रेड बनाते हैं तो उसको बेकर्स यीस्ट कह देते हैं, और अगर उसकी मदद से इथेनॉल बनाते हैं तो उसे ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। राइट, कितना इंटरेस्टिंग है, जहां इस्तेमाल वैसा उसको नाम से बुला लिया जा रहा है। ओके, चलें अब नेक्स्ट औद्योगिक उत्पाद हम देखते हैं, और वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक अगर हम सीधे बात करें तो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, ठीक है। कि क्यों? एंटी मीन्स विरोधी, किसकी? बायोस की, मतलब जीव की। लेकिन कौन से जीव? जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं वो जीव, हमारी नहीं। हमारे लिए तो एंटीबायोटिक वरदान है ना, क्योंकि वो हमें बहुत सारे रोगों से बचाती है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है इसको डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये एंटी अगेंस्ट बायो लाइफ, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करती है एंटीबायोटिक। अगेंस्ट तो है, विरोधी तो है, बट किसका विरोध कर रही है? उन जीवाणुओं का, उन जीवों का जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक एक तरीके की दवाएं हैं जो कि हमें रोगों से बचाती हैं, राइट। और ये भी किसकी मदद से मिलती है? ये हमें सूक्ष्म जीवों से मिलती हैं, ठीक है। अभी इसको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, राइट। अच्छा बेटा, तो एक ये तो दो यूज हो गए। तीसरा है कि बहुत सारे जो रसायन हैं जो हमें लैब में चाहिए होते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होते हैं, या हम उनसे अपने दूसरे तरीके के कोई फूड बना रहे हैं या कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, भोजन इत्यादि कुछ भी बना रहे हैं, उनमें वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक। सिरका वगैरह, तो ये सब हमको मिलते हैं किससे? सूक्ष्म जीवों से मिलते हैं। तो कौन से अन्य रसायन हैं बेटा? इनका आपको नाम एज इट इज़ याद करना है। और ये देखो, एक बात है, पहले तीन चीज़ें हैं इसमें याद करने वाली। पहले कि कौन सा उत्पाद है, दूसरा कौन सा सूक्ष्मजीवी दे रहा है, और तीसरा ये कि ये किस श्रेणी का सूक्ष्मजीवी है, ठीक। तो मैं अभी आपको यहाँ पे ये याद करा दूंगी, राइट। देखो, जो सबसे पहला उत्पाद जो इसमें लिखा हुआ है वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये किस से मिलता है? ये मिलता है एस्परजिलस नाइजर। सिट्रिक एसिड मिलता है एस्परजिलस नाइजर से। सिट्रिक एसिड मिलता है एस्परजिलस नाइजर से, ठीक, जो कि एक तरीके का कवक है, जो कि एक तरीके का कवक है या फंगस है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, अब देखो थोड़ा स्टोरी की तरह याद करते हैं। देखो, एक दिन मेरा ना बहुत ज़्यादा मन किया कि कोई खट्टा फल खाऊं, घर पे नहीं था, तो मैंने क्या करा कि सिट्रिक एसिड मंगा लिया, ठीक। सिट्रिक एसिड मंगाने के बाद तो मुझे ये लगा कि यार सिट्रिक एसिड मैंने मंगाया तो बाज़ार से है, लेकिन बाज़ार में कहाँ से आया? तब मुझे याद आया कि अच्छा, एक कवक होता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर, उससे ये हमें मिलता है, ठीक है। तो एस्परजिलस नाइजर नाम के एक कवक को थैंक यू कि उसके वजह से मुझे क्या प्राप्त हुआ? सिट्रिक एसिड, ठीक।
एक कवक है जिसका नाम एस्परजिलस नाइजर है, जो कि हमें देता है क्या? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खट्टा होता है। ठीक, याद हो गया? वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट देखो, मुझे बनाना था सिरका, मेरे घर पे नहीं था सिरका, तो बाजार से जब मैंने मंगाया सिरका तो नाम तो मैंने कहा एसिटिक एसिड दे दो भैया, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? जो हम घर पे सिरका खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक, तो एसिटिक एसिड दे दो भैया। ठीक है, तो मैंने ये पूछा कि अच्छा भैया, तो एसिटिक एसिड, अरे ये तो किसी बैक्टीरिया से बनता है ना? तो हाँ, दुकान वाले ने बोला बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बनता है एसिटोबैक्टर एसिटी से। एसिटोबैक्टर एसिटी से देखो कितने सिमिलर है, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, पूरा उससे मिलता जुलता नाम है। ठीक, तो एसिटिक एसिड मिलता है एसिटोबैक्टर एसिटी से। एसिटोबैक्टर एसिटी क्या दे देगा? दे देगा हमें एसिटिक एसिड। अच्छा, तो एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है जो हमें एसिटिक एसिड देगा। ठीक है, तो अब जब हमें कभी भी एसिटिक एसिड चाहिए तो हमें थैंक यू किसको कहना है? एसिटोबैक्टर एसिटी को। वो एक बैक्टीरिया है और हमको क्या देता है? सिरका देता है। ठीक, याद हुआ? गुड। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या लैक्टोबैसिलस के बारे में। देखो, लैक्टोबैसिलस जिसने दूध को दही में परिवर्तित करा था, वो भी जब हमें बड़े अमाउंट में भारी मात्रा में चाहिए होता है तब हम उसे उद्योग, तो हम उसे इंडस्ट्री से बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, और तब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, उससे क्या हम लेते हैं? लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये याद हो जाएगा, ये तो बहुत सरल है। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टो का मतलब होता है मिल्क, है ना? वो बैक्टीरिया जो मिल्क में पाया गया था, दूध में पाया गया था, लैक्टोबैसिलस, और वो क्या देता है? लैक्टिक एसिड। ठीक, लैक्टिक एसिड, राइट। अच्छा भाई, अब हमको चाहिए एक और तरीके का एसिड जिसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। देखो भाई, ब्यूटायरिक एसिड अगर चाहिए ना तो बी से ब्यूटायरिक, बी से बैक्टीरिया। ठीक, तो किसी बैक्टीरिया से मिल रहा होगा, तो वो कौन सी बैक्टीरिया है जो हमें देती है ब्यूटायरिक एसिड? उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक, ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक, अब मुझे लगता है आपको याद हो गया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर मुझे चाहिए सिट्रिक एसिड तो मैं एक कवक से प्राप्त करूंगी जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। ठीक, अगर मुझे एसिटिक एसिटिक एसिड तो वो एक बैक्टीरिया देगा जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। और अगर मुझे चाहिए लैक्टिक एसिड तो एक बैक्टीरिया से मिलेगा जिसका नाम है क्या? लैक्टोबैसिलस। ठीक, और अगर मुझे चाहिए ब्यूटायरिक एसिड तो फिर एक बैक्टीरिया हेल्प करेगा, उसका नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ओके, राइट। अब आपको याद हुआ है, आप प्लीज इसको नोट डाउन करें। नोटेड है ना? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर देते हैं, है ना? तो पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रासायनिक पदार्थ हैं, ये एक तरीके के रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक, जो किससे उत्पन्न होते हैं? सूक्ष्म जीवियों से, जो सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न है। ठीक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पन्न करे जाते हैं। ठीक, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि कुछ माइक्रोब्स रिलीज करते हैं, ठीक, प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, इनका इस्तेमाल होता है रोग उत्पन्न करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने के लिए।
रोग उत्पन्न करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोब रिलीज करता है जो दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट काम करती है। कौन से ऐसे माइक्रोब्स? जो ज़्यादातर हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, राइट। तो इसका ये कई घातक रोगों में लाभप्रद हुई है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आने से हमारे मानव समाज में कुष्ठ रोग, काली खांसी और गलघोटू, इन जैसे कई बीमारियों का अब इलाज मिलने लगा है। या आप लिख सकते हो टीबी, लिख लीजिए। टीबी भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एंटीबायोटिक की मदद से सॉर्ट आउट हुआ है या अब इलाज होता है उसका। ठीक है। और किस तरीके की जो कॉमनली पाए जाने वाली, सामान्यतः इस्तेमाल करी जाने वाली या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, उनका ये नाम है। 3 नाम मैंने लिख दिए हैं: पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, ये आप एग्जाम्पल से याद कर लीजिए, वरना एंटीबायोटिक्स तो बहुत ज़्यादा है। मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ ही नाम लिखे हैं ताकि आप एग्जाम में उनको याद करके लिख सकें। राइट, ओके। तो बेटा मैं अभी आपको लिखने का मौका दूंगी, बट पहले एक चीज़ और समझा देती हूँ। ये जो चित्र है ना, ये चित्र है फर्मेंटर का। देखो, जब हमें किसी भी चीज़ का उत्पादन बहुत ही भारी मात्रा में करना होता है और हमें उसको एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ में उसे प्रोड्यूस करना होता है, तो हमें उसी के लिए जो बड़े साइज़ के बर्तन चाहिए हैं वो है फर्मेंटर, लार्ज वेसल, है ना, लार्ज वेसल। ये बड़े बर्तन हैं जिसमें सूक्ष्म जीवियों को उगाया जाता है। कहाँ पे? बड़े बर्तनों में। कहाँ पे? कब? जब हमें इसको इंडस्ट्रीज में ज़रूरत होती है ना, जब हमें इनकी भारी मात्रा में चाहिए होता है, जब हमें इनका भारी मात्रा में चाहिए होता है, भारी मात्रा में। तो जो बर्तन है, जो वेसल्स हैं, जो लार्ज वेसल्स हैं, जिनमें हम उगाते हैं या ये कह लीजिए कि वृद्धि कराते हैं इनकी माइक्रोब्स की या सूक्ष्म जीवियों की, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फर्मेंटर। ठीक, तो फर्मेंटर वो लार्ज वेसल्स हैं, वो बड़े बर्तन हैं जिनमें सूक्ष्म जीवियों का उत्पादन कराया जाता है। कहाँ पे? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। ठीक, ओके ओके। तो आप प्लीज ये सारी चीजें नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पेनिसिलिन की खोज कैसे हुई थी। ठीक है भाई, पेनिसिलिन इतनी इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि वो पहली एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ठीक, अब इसकी खोज करी किसने थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब ये प्राप्त किससे हुई थी या कहाँ से उन्हें ये मिली थी पेनिसिलिन? वो एक कवक से प्राप्त हुई थी। बेटा ये याद रखना, एक कवक, एक फंगस से उनको ये प्राप्त हुई थी, जिस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। अभी याद करा देती हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटाटम नाम के कवक से पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। उसका नाम था, क्या था? पेनिसिलिन। ठीक, याद हुआ थोड़ा सा? तो फिर दूसरे तरीके से याद करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, और वहां से उन्हें प्राप्त हुआ क्या?
पेनिसिलिन जो कि पहली एंटीबायोटिक थी। ओके ठीक है, मुझे पता है आप याद कर चुके हैं, राइट। अच्छा तो बेटा देखो, खोजा तो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन उसका इस्तेमाल मानव रोगों को ख़त्म करने के लिए या मिटाने के लिए दो और साइंटिस्ट ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, तब जाके उसका इस्तेमाल एज एन एंटीबायोटिक शुरू हुआ। वो दो साइंटिस्ट थे कौन? अर्नेस्ट चेन और फ्लोरी। तो इन तीनों साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी, तीनों को मिलके 1945 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि अगर हमें एंटीबायोटिक मिल जाती है पेनिसिलिन नाम की, तो हम बहुत सारे रोगों से मानवों को बचा सकते हैं। और सबसे मुख्य था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसमें अमेरिकी सैनिकों की जान बचाने के लिए, इलाज करने के लिए पेनिसिलिन का भारी मात्रा में उपयोग हुआ था। तो देखिए 1945 के आसपास ही तो वर्ल्ड वॉर द्वितीय खत्म हुआ था, है ना। तो उस समय जिस दवा ने बचाई इतने सारे सैनिकों की जान, उसके खोजकर्ताओं को तो इनाम मिलना ही था। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इन लोगों को मिला नोबेल पीस प्राइज। कब? 1945 में। किस खोज के लिए? पेनिसिलिन की खोज के लिए। ठीक है बेटा, और ये पहली एंटीबायोटिक थी। 3 साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी। ठीक, याद हो जाएगा? गुड। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि ढूंढा कैसे था। देखो बेटा, ये बाय चांस उन्हें मिल गया था। हुआ ये था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो तो जो रिसर्च कर रहे थे, वो एक तरीके के बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकाई पे रिसर्च कर रहे थे। ठीक, तो उन्होंने स्टेफिलोकोकाई को एक पेट्री प्लेट पे, या फिर एक तरीके से समझे कि एक पेट्री प्लेट जो रिसर्च में हम लोग लैब में यूज़ करते हैं ना, पेट्री डिश, हाँ वही, उस पर ग्रो कराया। तो उन्होंने देखा कि स्टेफिलोकोकस, तो इसमें जो हम डायग्राम में बनाया ग्रीन ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक, लेकिन उन्होंने देखा कि पूरी प्लेट पे तो सब जगह तो स्टेफिलोकोकस ग्रो कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे स्टेफिलोकोकस नहीं ग्रो कर रहा था। तो कहाँ पे नहीं ग्रो कर रहा था स्टेफिलोकोकस? स्टेफिलोकोकस जहाँ पे नहीं ग्रो कर रहा था, वहाँ उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से देखा, तो ये देखा कि वहाँ पे एक फंगस था। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक, तो पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस था जो कि उस प्लेट पे बाय चांस ग्रो कर गया था, और उसकी वजह से वो बैक्टीरिया को नहीं ग्रो करने दे रहा था। तो उन्हें लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो पेनिसिलियम नोटाटम अपनी शरीर से छोड़ रहा है या रिलीज कर रहा है, और जो कि स्टेफिलोकोकाई को ग्रो नहीं करने दे रहा है ना। जो कुछ ऐसा है जो फंगस के शरीर से निकल रहा है, और जिसकी वजह से उसके आसपास बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया की वृद्धि वहां पे रुक गई है। ठीक, तो उन्होंने उस चीज की जब खोज करी, तो वो जो केमिकल निकला, वो जो पदार्थ निकला, उसी को हमने क्या कहा? पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन ही वो पदार्थ था जो कि एक फंगस रिलीज कर रहा था, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, और जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तभी फ्लेमिंग को लगा कि अच्छा, अगर इस पदार्थ का इस्तेमाल हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को, वृद्धि को, या बैक्टीरियल रोगों में करेंगे, तब जाके हमें इसका अच्छा प्रयोग मिलेगा, अच्छा उपयोग हो सकता है। और इस पे जो पूरा काम था कि कैसे ये एक एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल हुई इतने बड़े लेवल पे, इतनी भारी मात्रा में, तो 3 साइंटिस्ट का तब तक कंट्रीब्यूशन आ गया। किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी का। ठीक, तो तीनों ने मिलकर इसको एक फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया है। ठीक है बेटा, और पाया क्या है? नोबेल प्राइज। कब? 1945 में। गुड बेटा, नोट कर लो प्लीज। चलो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाहित माल उपचार या सीवेज ट्रीटमेंट। देखो बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट का क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये जो दूषित जल होता है ना, जो दूषित जल है वो
हमारे घरों से निकलता है, हमारी इंडस्ट्रीज से निकलता है, तो उसमें क्या होता है? मानव मल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अगर इनको सीधे ऐसे ही नदी नालों में प्रवाहित कर दिया जाएगा तो इनसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी है इसका उपचार। ठीक, इसमें से वो जो हार्मफुल या हानिप्रद चीज़ें हैं उनको हटाना, इसको कहते हैं उपचार। राइट। तो अगर, और कब जरूरी है? इसको बहाने से पहले, है ना, इसको नदी नालों में प्रवाहित करने से पहले, प्रवाहित करने से पहले, प्रवाहित करने से पहले। ठीक है, प्रवाहित करने से पहले उपचार की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाद में आप बाद में उपचार का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसने अपना जो भी उसमें हार्मफुल चीज़ें थी, हानिप्रद चीज़ें थी, वो नदी नालों में छोड़ दी होंगी, है ना बेटा। तो इसी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट या वाहित मल उपचार बहुत ज़रूरी है। और हम ये इस चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी होता है सूक्ष्म जीवियों की मदद से। जी हाँ, सूक्ष्म जीवियों का इतना बड़ा योगदान है किसमें? सीवेज ट्रीटमेंट में। आज तक कोई मैन मेड सिस्टम, हम लोगों, कोई इंसान ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाया जो कि सूक्ष्म जीवियों के द्वारा बनाए सिस्टम के मुकाबला कर सके। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जिस तरीके से वाहित माल का उपचार होता है वो अपने आप में एक बहुत दुर्लभ चीज़ है ना। तो इसलिए इसको हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते, कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है, और ये होता कहाँ है? जिस जगह ये सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं वाहित माल उपचार संयंत्र या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक, तो ये होता कहाँ है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। इसी को शॉर्ट में कह देते हैं STP। ठीक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो प्लीज आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नोट हो चुका है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो वाहित मल का उपचार है, जो सीवेज ट्रीटमेंट का उपचार है, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 प्रोग्राम चलाए थे, 2 परियोजनाएं चलाई हैं भारत सरकार ने। एक है गंगा एक्शन प्लान और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान। इस 2 तरीके से इन दोनों नदियों की सफाई, या ये कह लीजिए कि इन दोनों नदियों में एक तरीके से ट्रीटेड सीवेज ही जाए, मतलब कि गंदा पानी ना जाए, या इन नदियों को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए भारत सरकार की परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, बट अपनी नॉलेज के लिए खाली। ठीक है बेटा, तो एक है गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना एक्शन प्लान है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि बिना उपचार के कोई सीवेज इसके अंदर ना जाए और नदियों की सफाई हो सके। ओके बेटा, ठीक है। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट है या वाहित मल उपचार है, ये कैसे करा जाता है ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 तरीके का उपचार इसमें करते हैं। पहले प्राथमिक उपचार जिसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, द्वितीयक उपचार जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी के भेद को समझ लेते हैं। बेटा देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट पहला ट्रीटमेंट है। ठीक, तो उसमें हम जो है भौतिक तरीके से, भौतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। भौतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए, नदियों के जल को साफ करने के लिए। इनफैक्ट नदियों का जल, या ये कह लीजिए जो हमारे घरों से निकला हुआ गंदा पानी है, दूषित जल है, उसको साफ करने के लिए पहली प्रक्रिया होती है, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम भौतिक प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, वो भौतिक इसके लिए है क्योंकि उसमें भौतिक तरीके से सफाई करी जाती है। ठीक, क्योंकि, और हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जब पानी बह के आया है तो उसमें बहुत सारे छोटे बड़े कण होते हैं, मिट्टी के होते हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर तैरती रहती हैं। तो जो चीज़ें ऊपर तैर रही हैं उनके लिए होगा फिल्ट्रेशन, तैरती हुई चीज़ों को हटाते हुए, तैरती हुई चीज़ों को हटाने के लिए, तैरती हुई चीज़ों को हटाने के लिए, तैरती सामग्री।
इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, तैरती गंदगी को हटाने के लिए। ठीक, तो फिल्ट्रेशन से क्या हटाया जाता है? जैसे मान लो कि बॉटल हो गई, है ना, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसा मेथड? फिल्ट्रेशन मेथड। ये प्राथमिक उपचार का पार्ट है। इसमें एक तरीके से भौतिक प्रक्रिया है। फिल्ट्रेशन मतलब छान लेते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये जो तैरती हुई गंदगी है, जैसे बॉटल हो गई और ये पॉली बैग हो गया, इस सब चीज़ों को हटाने के लिए इस्तेमाल क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो है ये मिट्टी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, मिट्टी, कंकड़, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बैठ जाते हैं जो कण, उनको निकाल के छान के बाहर करते हैं। ठीक, तो सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल होता है। अब आप फिर से मैं एक बार आपको ये समझा देती हूँ कि जो प्राथमिक उपचार है वो भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसमें किसी भी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है हमारा फिल्ट्रेशन और दूसरा प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन से क्या हटाते हैं? प्लास्टिक की चीज़ों को हटा देते हैं, पॉलीथीन को हटा देते हैं। और सेडिमेंटेशन से क्या हटाते हैं? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब हटा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक बात को समझना है कि जब प्राथमिक उपचार हो जाता है तो उसके बाद जो पानी बचता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक बहिस्त्राव, है ना, प्राथमिक बहिस्त्राव। इसको जो है एक और वर्ड देते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट क्योंकि ये प्राइमरी उपचार से आया है, प्राथमिक उपचार से आया है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी उपचार या प्राथमिक उपचार वो है जब हम दूषित जल से जो है क्या नाम है, भौतिक प्रक्रिया के दौरान या मतलब बस उसके कंकड़ पत्थर और तैरती हुई चीज़ों को हटाना है तो हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक उपचार हो गया। ये भी बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक और पॉलीबैग सब जाने देंगे ना तो उसके बाद तो मशीन को ही जाके आगे के जो टैंक्स हैं उनको काम नहीं करने देगी और एक तरीके से हमारा पूरा उपचार नहीं हो पाएगा। तो पहले जो चीज़ें मतलब फिजिकल तरीके से हटाई जा सकती हैं जैसे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद जो हमें दूषित जल मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं प्राथमिक बहिस्त्राव या प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है ये इसका होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मतलब कि इसके ऊपर अब काम होगा। ठीक है, तो अब काम कैसे होगा पहले आप ये समझ लो। जो सेकेंडरी पार्ट है, जो दूसरा भाग है, उसमें सूक्ष्म जीवों से या फिर जैव वैज्ञानिक तरीके से जो है उसकी गंदगी को कम किया जाता है। पानी की गंदगी को खत्म करने के लिए जैव वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको इतनी बात समझ में आई कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से होता है, फिजिकल या प्राइमरी ट्रीटमेंट,
दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो पहला ट्रीटमेंट है उसमें जो है भौतिक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। जो द्वितीय भाग है उसमें जो है जैविक मतलब सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए वो बायोलॉजिकल या सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहला रहा है। क्लियर हुआ? जब जीवों का इस्तेमाल करेंगे तब सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो, और जब भौतिक तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इतना याद हुआ? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो हमें प्राप्त होता है, पहले हम पहला ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें जो हमें प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट, और प्राइमरी एफ्लुएंट पर ही हम आगे काम करेंगे, किससे? सूक्ष्म जीवों की मदद से, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इतना याद हुआ? आप प्लीज इसे नोट करें, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा जब हम अभी तक बात करें, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो वहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया, मतलब कि जो चीज़ें मतलब जैसे कंकड़, पत्थर, बॉटल, ये सब हटा लिया गया पानी से। अब क्या है? अब उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है, सूक्ष्म जीवों की मदद से अब पानी को साफ करना है। तो पहले हमको एक बात समझनी होगी कि कब पानी साफ हो गया, हमें ये कैसे पता चलेगा ना? भाई जब पॉलीथीन दिख रही थी या प्लास्टिक की बोतल दिख रही थी तो हमने उसको हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे पास में सूक्ष्म जीवों से हम उसे साफ कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि पानी साफ हो गया या नहीं हो गया? क्योंकि देखो बैक्टीरिया और वायरस तो दिखते नहीं है पानी में ना, तो कोई माप होगा। पहले उस माप को समझेंगे। उस माप को कहते हैं बीओडी। बीओडी बेटा, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको कहते हैं बीओडी। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये एक तरीके की तरीका है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि पानी में अभी कितनी गंदगी बाकी है। ठीक है, पानी में अभी कितनी गंदगी बाकी है। जिस पानी में गंदगी ज़्यादा होगी, है ना, या ये कह लो कि जो पानी ज़्यादा प्रदूषित होगा, जितना ज़्यादा प्रदूषित पानी होगा उसमें उतनी ज़्यादा बीओडी होगी। ठीक है बेटा, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उस पानी की बहुत ज़्यादा होगी जो प्रदूषित होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगर हम पानी प्रदूषित होता है तो उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी बीओडी कम हो जाए और बहुत कम हो जाए तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा। इस बात को समझना है। अगर बीओडी जितना कम होगा, बीओडी जितना कम होगा, पानी उतना स्वच्छ होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि बीओडी जितना ज़्यादा प्रदूषण पानी में होगा उसकी बीओडी उतनी हाई होगी, और जितना निर्मल पानी है उसकी बीओडी कम होगी। पहली बात आप इतना समझ लो। दूसरी बात हमें समझना है कि ये बीओडी होती क्या है। बीओडी होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो एक बात समझो आप, हम सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, और जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो जहाँ पर जितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, है ना, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी सांस लेने के लिए। ठीक है, और अगर कहीं पे बैक्टीरिया मरने लगे हैं या उनकी संख्या कम होने लगी है तो उनको ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो भी कम पड़ने लगेगी, है ना। ठीक है बेटा, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उनको रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, अगर बैक्टीरिया मार दिए जाएं या ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि ऑक्सीजन की उस मात्रा
ऑक्सीजन की वो मात्रा जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत करता है। ठीक है, इसको ऐसे समझना है कि देखो बेटा, जब दो दो प्रक्रियाएं हैं, एक है सांस लेना, दूसरी प्रक्रिया है भोजन का पाचन करना। ठीक है, यह एक तरीके से रेस्पिरेशन के लिए हमें, रेस्पिरेशन किसका होता है? कार्बनिक पदार्थों का होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होती है वो जब कार्बनिक पदार्थों को खाती है तो उस समय उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको खा के ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया के पास। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पानी है, कोई ऐसा पानी, जल का एक आप कंटेनर या बॉटल समझ लीजिए जिसमें खूब सारा कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो उसमें जो जीवाणु हैं उनको खूब सारी ऑक्सीजन चाहिए होगी उसको डाइजेस्ट करके खत्म करने के लिए, है ना? जितना ज़्यादा फूड है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको जो है डाइजेस्ट करके ख़त्म करने के लिए, कि नहीं बेटा? ठीक, अभी उसी दूसरी तरह हम जब ये देखते हैं कि अगर हमारे जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जब धीरे धीरे उस जितना ज़्यादा पदार्थ था उसको खा खा के उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो जब पदार्थ खत्म होता जा रहा है, कार्बनिक पदार्थ खत्म होता जा रहा है, तो बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी गिरती चली जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब पानी बहुत प्रदूषित है, उसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ है, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन जब पानी में प्रदूषण कम हो जाता है, कार्बनिक पदार्थ कम हो जाते हैं, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम ये देखें कि किसी पानी की ऑक्सीजन डिमांड कम है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि उसमें कार्बनिक पदार्थ कम है या गंदगी कम है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से नापेंगे कि हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। पहले हम पानी की बीओडी देखेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब गंदा पानी है तो बीओडी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका उपचार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जब उसकी बीओडी कम हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी, इसका मतलब कि अब उसमें गंदगी नाम मात्र की बची है, तभी हम उसको जल में छोड़ते हैं। समझे आप बात को? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को आपको याद करना है। ऑक्सीजन की उस मात्रा को बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत करता है। ठीक, अच्छा, तो अभी तक हमने ये देखा कि जो वाहित मल था, सीवेज जो था, है ना, वो तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि उसकी बीओडी घट ना जाए, है ना? उसको तब तक उपचार करेंगे कि बीओडी जो है वो घट ना जाए, क्योंकि जितनी कम बीओडी होगी पानी उतना निर्मल होगा। ठीक है बेटा, दूसरी बात क्या है कि जब बीओडी पानी की घट जाती है उसके उपरांत ही जल को नदी में प्रवाहित किया जाता है। जल को नदी में तभी भेजा जाएगा जब उसकी बीओडी कम हो जाएगी। ठीक, तो अब ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने समझे। पहला ये समझा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो तरीका है जिससे ये पता चलता है कि पानी में भी गंदगी बची है या नहीं बची। अगर बीओडी पानी का बहुत हाई है इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी गंदगी है, और बीओडी बहुत कम है इसका मतलब पानी साफ़ है। ठीक है, तो जब हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं तो एक पानी की बार बार बीओडी चेक करते रहते हैं। तो अगर बीओडी जो है क्या नाम है कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो इसका मतलब पानी साफ़ हो रहा है। और जब मिनिमम एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है, उस तक बीओडी जब पहुंच जाती है तब पानी को जो है साफ मान के नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड स्टेप पे, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट था जिसको हम लोगों ने बीओडी समझने के लिए रोका हुआ था। ठीक है बेटा,
तो देखो बेटा, अब जो है हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ से चीज़ों को समझते हैं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था, है ना, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था जिसमें हमने क्या करा था, फिजिकल, भौतिक जो था, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन, और सेडिमेंटेशन करा था, ठीक है। उसके बाद जो हमको मिला था उसे हमने कहा था प्राइमरी बहिस्त्राव या प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट। अब हमारा यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट है, ये है हमारा, यहाँ से शुरू होगा क्या, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें हमने क्या करा कि जो प्राइमरी, देखो एक बार फिर से याद कराती हूँ, जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करा था, मतलब कि भौतिक रूप से उपचार करा था, तो हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करके बॉटल और कंकड़ पत्थर हटा दिया था, है ना। अब हम जो उसमें से जो हम पानी प्राप्त हुआ था, हमने उसको प्राइमरी एफ्लुएंट कहा था, है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पहला जो है हमें मिलेगा वायुवीय टैंक, है ना। पहला काम हम क्या करेंगे कि एक वायुवीय टैंक है, एरोबिक टैंक है, एक टैंक है बड़ा सा, उस टैंक में क्या करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन डालते हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन जो है पंप करते रहते हैं, ये देखो ऑक्सीजन पंप हो रही है, ठीक है। साथ में उसको हिलाते रहते हैं। तो जब उसको हिलाने से और ढेर सारी ऑक्सीजन डालने से क्या होगा कि वहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो क्या करेंगे, वो उसमें मौजूद जितनी भी गंदगी है, जैसे मान लो ये गंदगी इसमें हम देख रहे हैं, ऐसे मान लो ये सारी गंदगी को जो है वो बहुत तेज़ी से खाना शुरू करेंगे। ऑक्सीजन भी मिल रही है भाई, और उसके बाद कार्बनिक पदार्थ भी मिल रहा है, तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, मतलब कि उसको खाना भी अच्छे से मिल रही है और वो ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, वृद्धि बहुत तेज़ी से होगी। तो वृद्धि जब बहुत तेज़ी से होगी तो बैक्टीरिया फ्लॉक बना लेगा, मतलब झुंड से बना लेंगे। किसमें, उसमें क्या होगा, उस झुंड में बैक्टीरिया और फंजाई के झुंड, मतलब बड़े बड़े झुंड से बन जाएंगे, खूब ग्रोथ हो जाएगी, खूब कॉलोनीज बन जाएंगी, जिसमें जो है क्या नाम है, और क्या वो कर रहे होंगे, वो मिलके क्या कर रहे होंगे कि जितनी भी उसमें कार्बनिक चीजें उनको जल्दी खा रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं बहुत मजे से। जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एरेशन टैंक में या एरोबिक टैंक में ये जो है, इसको एरेशन टैंक भी बोलते हैं बेटा, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में बहुत ही कायदे से जो है अपना ये कार्बनिक पदार्थ को खा रहे होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत मज़े से अपना ये नंबर बढ़ा रहे हैं, वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। और वृद्धि करने के बाद जो है ये जो है इन्होंने अपना वो बना लिया है, एक झुंड टाइप का बना लिया, फ्लॉक टाइप का बना लिया, ठीक है। तो ये कार्बनिक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा एरोबिक टैंक में ये हुआ। अब जब ये देखा गया ना कि धीरे धीरे फिर बीओडी चेक हुई, अब जैसे देखा गया कि बीओडी नीचे आ रही है ना, जब बीओडी नीचे आ रही है तब इनको क्या करा, सेटलिंग टैंक में भेज दिया गया। सेटलिंग टैंक में जो ये फ्लॉक्स बने थे, झुंड बने थे, ये नीचे बैठ गए, ठीक। अब जब ये झुंड नीचे बैठ गए तो जो इसका ये जो पानी सा बचा है ना, इसको कहाँ डाला गया, इसको एक नए टैंक में डाला गया जिसको कहा गया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। ये एक तरीके का टैंक है जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है,
ठीक है बेटा। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा भाई, अभी तक जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई मिलके बहुत सारा जो अपना झुंड बना के बहुत सारी जो उन्होंने वो बनाए थे ना अपने फ्लॉक्स, ठीक है, जब एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर में वही पानी जाएगा तो उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर दिया जाएगा, समझ गए। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाएगा, ठीक है। तो देखो जो गंदगी थी, जो कार्बनिक पदार्थ थे, वो सारे एरोबिक बैक्टीरिया ने खाए। अब एरोबिक बैक्टीरिया भी पानी को गंदा कर रहे हैं क्योंकि भाई एक तरीके से सूक्ष्म जीव आ गए। तो क्या करा गया, नए टैंक में डाला गया जहां एनारोबिक बैक्टीरिया थे, उन्होंने क्या करा कि एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से आपको बना के बताती हूँ कि जो ऑर्गेनिक चीजें थी उसको खाया किसने, एरोबिक बैक्टीरिया ने, और एरोबिक बैक्टीरिया को किसने खाया, एनारोबिक बैक्टीरिया ने। एनारोबिक बैक्टीरिया ने जब इसे खा लिया तो एक तरीके से, और अच्छा ये इसने गैस भी बनाई मीथेन, ठीक। अब क्या करा, इसके फिर से देखा गया कि पानी की गंदगी तो बहुत कम हो गई थी, तब इस पानी को जो है नदी में फेंका गया। अब बेटा नदी में फेंकने के बाद आप ये पूछोगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या हुआ, बेटा वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जैसे वो हवा में आएगा वो मरने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से पानी की सारी गंदगी साफ हो गई। पहले ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया एरोबिक बैक्टीरिया ने, एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया एनारोबिक बैक्टीरिया ने, और एनारोबिक बैक्टीरिया उसके बाद जब आया वायु में तो वो ऐसे ही मर गया, ठीक है। तो पानी की जो गंदगी थी वो कितनी कम हो गई, ठीक है बेटा। तो उसके बाद में पहले ये वायवीय टैंक में जाएगा, उसके बाद ये सेकेंडली जाएगा इसमें सेटलिंग टैंक में, और थर्डली ये जाएगा क्या, एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से हम ये देखते हैं कि एक बार फिर से इस प्रोसेस को समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि भौतिक था उसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद हमें मिला था प्राइमरी एफ्लुएंट। इतनी बात क्लियर है। प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा, तो पहले हमने उसको वायवीय टैंक या एरेशन टैंक में भेजा जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया थे और उन्होंने गंदगी को खा लिया। गंदगी को खा लिया तो इस तरीके से जो है बीओडी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, है ना। इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट जब ये आया तो उसके बाद फ्लॉक्स बने और उन्होंने क्या करा कि बीओडी बहुत कम हो गया, ठीक है। फ्लॉक्स ने जो है इस कार्बनिक पदार्थ का सेवन करने से यहाँ पे बीओडी जो है वो कम कर दिया, बीओडी बहुत कम कर दिया, ठीक है। यहाँ भी हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद में जब इन्होंने बीओडी को वो कर दिया, कम कर दिया, अब इस फ्लॉक्स को भेजा गया किस में, सेटलिंग टैंक में। इसको किस में भेजा गया, सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग टैंक में। तो ये जो डायग्राम है ये अपना सेटलिंग टैंक का डायग्राम है, ठीक। सेटलिंग टैंक में भेजा गया तो सेटलिंग टैंक में ये सेटल हो गए, ठीक। उसके बाद जो लिक्विड बचा उसको भेजा गया किस में, एरेशन टैंक, वो एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में, ठीक है बेटा, एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में। मैं एक बार ये चार्ट जो है फिर से इसको फ्लो बना देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्राइमरी से गया, ये वायवीय टैंक से गया ये सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग टैंक से गया ये एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में, ठीक है, एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में, ठीक है। तो अब एक बार इसको और भी वो कर देती हूँ। हाँ, पहला टैंक हमारा था वायवीय टैंक, उसके बाद जो दूसरा था वो था सेटलिंग टैंक, और जो तीसरा था वो था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक। तो पहले वायवीय टैंक में गया, फिर सेटलिंग टैंक में गया, फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में गया।
आई होप इट्स क्लियर। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद में जब ये पूरा सफाई इसकी हो जाती है तब ये पानी जो है इसके बाद यहाँ से निकल के कहाँ डाल दिया जाता है, नदियों में चला जाता है। नदियों में उसके बाद ये पानी प्रवाहित कर दिया जाता है, राइट, ओके। हाँ, और एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पेज पे सीखा था, वो ये था कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको एरोबिक बैक्टीरिया खाता है, और जो एनारोबिक कंटेंट है वो जो ऑर्गेनिक कंटेंट उसको एरोबिक बैक्टीरिया खाता है और एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया खा लेता है। और उसके बाद जब पानी को नदी में डाला जाता है तो उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया तो स्वयं ही मर जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आप प्लीज इसको नोट डाउन करें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोगैस का उत्पादन। तो बायोगैस का उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो बेटा समझते हैं कि बायोगैस होता क्या है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, या हम लोग अपने आसपास कैसे गांवों में उसका निर्माण करा जाता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो बायोगैस क्या है? ये गैसों का मिश्रण है, ये गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन या CH4। ठीक है बेटा, तो ये जो गैसों का मिश्रण है इसे सूक्ष्म जीव उत्सर्जित करते हैं, सूक्ष्म जीव रिलीज करते हैं या उत्पन्न करते हैं। गैसों का मिश्रण जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न करते हैं जिसमें मुख्यतः मीथेन हो, हम उसे बायोगैस कहेंगे। ठीक, और उसका प्रयोग कहाँ होता है? उसका प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। गांवों में इससे खाना बनाना या बिजली बनाना एक आम प्रक्रिया देखी गई है। ठीक है, ओके। तो बायोगैस प्रोडक्शन या बायोगैस प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं वो सूक्ष्म जीव, वो बैक्टीरिया जिन्हें हम मीथेनोजन कहते हैं, जो कि प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान मीथेन नामक गैस और कई और अन्य गैसों का मिश्रण रिलीज करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। ठीक, तो बायोगैस क्या है? गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीव उत्सर्जित करते हैं और जिसका इस्तेमाल हमारे गांवों में ईंधन के रूप में होता है, खाना बनाने या बिजली बनाने में। इतनी बात याद हुई। और जो इसमें मिश्रण में जो मुख्य गैस है वो है मीथेन या CH4। ओके, राइट। तो आप इतना प्लीज नोट करें, फिर इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया है ना? तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी कि बायोगैस प्लांट कैसा होता है, और अब हमें ये बात करनी है कि कौन से बैक्टीरिया है जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके। तो वो जो बैक्टीरिया है जो बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे उनको हम कहेंगे मीथेनोजेंस। बेटा देखो, कारण ये है कि जो उसमें अधिकांश भाग है वो मीथेन का है, इसके लिए मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को मीथेनोजन कहेंगे। और क्योंकि वो बायोगैस का मुख्य भाग है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? मीथेनोजेंस। एक बैक्टीरिया का इसमें नाम आप याद कर सकते हैं, उसका नाम है मीथेनोबैक्टीरियम। ठीक, तो एक बात को समझ लीजिए, मीथेनोजेंस वो कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि क्या बनाता है? बायोगैस बनाता है। ठीक, उसका एक एग्जाम्पल है आपका मीथेनोबैक्टीरियम। ओके, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल में पाया जाता है ना? जो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो जब इसका अवायवीय डाइजेशन होता है, ये एनारोबिक डाइजेशन होता है, तो कौन सी गैसेस बनती हैं? मीथेन मुख्यतः, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरीके की कई गैसेस बनती हैं। कैसे? सेलुलोज के एनारोबिक डाइजेशन से।
ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज की एनारोबिक डाइजेशन में हेल्प करता है। बनाता क्या है, मुख्यतः मीथेन। उसके साथ और कौन सी गैसेस हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये अन्य कहाँ बनता है, देखो बेटा अभी जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट पढ़े थे ना, उसमें भी ये बनता था। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी बना था ये। ठीक। अच्छा, गोबर जो पशुओं का एक्सक्रीटा होता है, वो उसमें भी ये मीथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो उनका स्टमक होता है, उनके जो र्यूमन होता है, स्टमक का जो र्यूमन पार्ट है, उसमें सेलुलोज का ब्रेकडाउन करते हैं कौन, यही बैक्टीरिया, मीथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है बेटा। तो ये इसीलिए इस गैस को, जो बायोगैस को, गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि यही वही बैक्टीरिया जो कि मीथेनोजेन या बायोगैस बना रहे हैं, सेम बैक्टीरिया जो है वो गोबर में भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि कैसे इसका प्रोडक्शन एक्चुअल होता है, लेकिन पहले आप ये सब नोट करें। ओके बच्चों, तो अब बायोगैस प्लांट को डिटेल से देखते हैं। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी किसने विकसित करी थी, ये करी थी KVIC, है ना। ओके। और IARI ने, IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में लिख दिया है IARI। आप इतना लिखना एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथ में KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दोनों ने मिला के जो है बायोगैस प्लांट की तकनीक को विकसित किया था। राइट। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, इसमें एक बड़ा सा टैंक होता है जो कि 10 से 15 फीट नीचे ज़मीन में होता है। ठीक, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जिसे हम डाइजेस्टर कहते हैं। अब इसमें क्या करा जाता है कि गोबर, जल और जैविक कूड़ा इत्यादि डाल दिया जाता है। यहाँ पे इसमें क्या भेजा जाता है, इसमें भेजा जाता है गोबर, जल, जैविक कूड़ा, ये सब कुछ इसमें भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है, इस जगह पे सूक्ष्म जीवी अपना कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीवी अपना काम करते हैं, कौन से, मीथेनोजेन बैक्टीरिया। मीथेनोजेन, मीथेन बनाने वाली बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। और जो है यहाँ पे एक कंटेनर होता है, एक तरीके का जिसको हम क्या कहते हैं, गैस होल्डर, है ना। गैस होल्डर होता है, वो एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें कि गैसेस का जो मिश्रण है वो इकट्ठा होता जाता है। जैसे जैसे गैस निकलती जाएगी, ये कंटेनर ऊपर उठता चला जाएगा। तो इसमें जो है क्या चीज़ें निकल रही हैं, दो चीज़ें निकल रही हैं। एक तो हमें प्राप्त होगी गैस, है ना, और गैस के बाद में जो बचेगा उसे हम कहेंगे क्या, स्लरी। तो जो गैस होगी वो गैस होल्डर में रहती है और फिर वो घरों तक जाती है। राइट। और जो हमारे पास जो हमें गैस मिली है, वो मेनली जो मीथेन मिली है, उससे अन्य गैसेस जो मिली हैं, उन सबको हम कहाँ यूज़ करेंगे, अपने घरों में यूज़ करेंगे, बिजली बनाने में, है ना। और जो स्लरी है वो उर्वरक की तरह हम कहाँ यूज़ करेंगे, अपने खेतों में यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं किस तरीके से इसके पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर लिया गया है। इससे गैस भी मिल गई है, हमें उर्वरक भी मिल गया है। तो ये जो तकनीक है ये हमारे गांवों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप इसका डायग्राम से एक बार देख के इसे समझ लीजिए, और जब एग्ज़ाम में आएगा आप इसे अपने शब्दों में पूरा सेंटेंस बना के लिखिएगा, और समझने के लिए आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। ठीक है। कि टैंकर में हमने क्या डाला है, टैंकर में हमने डाला है गोबर, पानी, जैविक कूड़ा, और उससे हमें प्राप्त हुआ है क्या, दो चीज़ें, गैस और उर्वरक। तो गैस,
जो है वो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट उसको स्लरी कह रहे हैं, वो हम उर्वरक की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक, या फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्लीज नोट करें। अच्छा, अब एक नए टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं, उसका नाम है बायो कंट्रोल एजेंट या फिर जैव नियंत्रण कारक। जैव नियंत्रण कारक का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ माइक्रोब्स या कुछ सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी या रोग उत्पन्न करने वाले जीवियों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका नियंत्रण कर लेते हैं। तो कैसे ये नियंत्रण हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि कहाँ कहाँ ये हमें देखने को मिलता है, हम लोग इसको सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन एक थोड़ी सी देख लेते हैं कि पादप रोगों, पादप रोगों या पीड़कों, मतलब जो उसको वो रोग कर रहे हैं, पेस्ट, इनका जो रोकथाम करी जाए, रोकथाम अगर जैविक तरीके से हो रही है, जैविक विधि से हो रही है अन्य जीवों द्वारा, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स वो जीव हैं जो कि पादप रोगों की रोकथाम करते हैं, या उस पे जो पेस्ट हैं या पादप रोगों के जो पीड़क हैं उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सीधा मतलब ये है कि वो जीव जो पादप रोगों की रोकथाम करेंगे, पादप पेड़ों को बचाएंगे रोगों से, उनको क्या कहेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट कहेंगे या जैव नियंत्रण कहेंगे, जैव नियंत्रक कहेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है समकालिक पीड़क प्रबंधन। देखिए बेटा, एक चीज़ है, आज के समय में जब हम लोग धीरे धीरे केमिकल्स की वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा सब चीज़ों का मतलब वातावरण का प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि जिससे हमारी फसल तो बचे लेकिन जो जैव विविधता है उसका नुकसान ना हो, ठीक। तो इसीलिए हमने जो एक नई टर्म आई है, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समाकलित पीड़न प्रबंधन, पीड़क प्रबंधन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि जो समाकलित पीड़क प्रबंधन का मतलब है कि इस तरीके से किसी पीड़क को कंट्रोल करना कि पीड़क की प्रजाति भी ना नष्ट हो और ना आपका कृषि का नुकसान हो, राइट, ठीक है। तो अब एक बीटल होता है जिसको हम लोग लेडी बर्ड कहते हैं। तो लेडी बर्ड का जो है हमने देखा कि वो रोकथाम करते हैं किसकी, एफिड की। एफिड की रोकथाम के लिए किसको यूज करा, एफिड की रोकथाम के लिए यूज करा लेडी बर्ड को, ठीक। दूसरा है मच्छरों की से रोकथाम के लिए यूज करा किसे, ड्रैगन फ्लाइज को। लेडी बर्ड एफिड से रोक बचाती है पेड़ों को, ड्रैगन फ्लाई मच्छरों से बचाती है, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमने देखा कि एक वायरस है, ये भी देखो काम कर रहा है, इसका नाम है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस ये बचाता है पेड़ों को कीटों से, ठीक है। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो वायरस है ये कुछ ही प्रजातियों, किसी प्रजाति के इंसेक्ट को खाता है। इसका मतलब ये है कि जो हानिकारक इंसेक्ट है सिर्फ उन्हीं को वो खत्म करेगा, जो लाभप्रद इंसेक्ट है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये कितना अच्छा इसका उपयोग है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत कम ऐसे जीव होंगे, ऐसे कीट होंगे जिनको वो विनाश करेगा, जिनके नष्ट करेगा, ज़्यादातर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी नैरो स्पेक्ट्रम के लिए वर्ड है संकर स्पेक्ट्रम। अगर आपको संकर स्पेक्ट्रम अच्छा लगता है तो आप ये वर्ड यूज़ करें, नैरो स्पेक्ट्रम, राइट।
अभी उसके अलावा हमने ये जो हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए, अभी एक और एग्जाम्पल है, वो बहुत ही अच्छा है, अभी इससे डिस्कस करती हूँ। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इस केस में आपके बुक में दिया हुआ है वो है बैसिलस थुरिंजेंसिस का। ये एक तरीके की बैक्टीरिया है जो तितली के कैटरपिलर को नष्ट कर देता है, तितलियों को नष्ट कर देता है। तितलियों के जो कैटरपिलर हैं उनको लार्वल स्टेज में ही नष्ट कर देता है। ठीक है बेटा। तो अच्छा, इसको कैसे, इसका पूरा प्रोसेस है, ये कैसे कार्य करता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। लेकिन पहले हम अपना 5वां एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक तरीके का फंगस है, ठीक, और वो पादप रोगों के खत्म करता है। ये एक तरीके का फंगस है जो पादप रोगों को में कार्य करता है, जो पादप में रोगों को रोकता है। ठीक है, रोगों की रोकथाम करता है पादपों में ट्राइकोडर्मा, जो कि एक फंगस है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा एक कवक है जो पादप में रोगों को रोकथाम करता है। ओके, ठीक है, तो आप इसे प्लीज नोट करें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे बीटी की या फिर बैसिलस थुरिंजेंसिस की। तो ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हमने थोड़ा बहुत तो लास्ट स्लाइड पे देख लिया है, अब और डिटेल से देखते हैं। देखो, ये एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है, जो किसको नाश कर देता है, जो नाश कर देता है किसको, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को ये नष्ट कर देता है। ठीक है, तो अब जबकि ये इतना ज़रूरी है पौधों को बचाने के लिए तितलियों के उत्पात से तो ज़रूरी हो चुका है कि हम समझे कि ये मिलता कैसे है, ये काम कैसे करता है, सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये सैशे के रूप में है ना, पुड़िए के रूप में, पुड़िया इसकी मिलती है बाजार में, जहाँ पे उसके ड्राइड स्पोर होते हैं, मतलब स्पोर को सुखा के रख दिया जाता है पुड़ियों में। ठीक है, जैसे पानी में मिला के छिड़काव करा जाता है, उसकी वजह से पौधों और फलों पे इसका छिड़काव करने से, अच्छा कौन से पौधों पे ज़्यादातर ये काम करेगा, सरसों कुल ब्रैसिकेसी फैमिली, सरसों कुल के पौधों पे काम करेगा। तो इसको क्या करा जाता है कि ये सैशे पुड़िया के रूप में आता है, पानी में घोल करके इसका पौधों और फलों पे छिड़काव कर दिया जाता है। छिड़काव करने से क्या होता है, क्या इसका प्रभाव आता है, इसका ये प्रभाव आता है कि जो इंसेक्ट का लार्वा है, जो कीट का लार्वा है, वो इसको खा लेता है। ठीक है, तो जो सैशे में आया है वो उसको खा लेता है, मतलब ये उसके पेट में चले जाते हैं। ठीक, अब वो उसके आंत में पहुंच के है ना विष छोड़ता है, और उस विष से कीट जो है वो मर जाता है। ठीक, तो वो उसके पेट में जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे विष छोड़ देता है ये बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से जो है कीट खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है या मर जाता है। ठीक, तो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि सिर्फ हानिकारक कीट को ही ये मार रहा है, सारे कीटों को नहीं मार रहा है। जो कीट एक तरीके से सरसों कुल के फूलों और पौधों को नष्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं को नष्ट करेगा, उन्हीं के शरीर में जाके ये विष फैलाएगा, बाकी सारे कीटों के शरीर में जाके विष नहीं फैलाएगा। इसके लिए इसको बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। और अभी हम लोगों ने जो नाम सुना हुआ है बीटी कॉटन का, है ना, ये जो है एक एग्जाम्पल है इसका, बीटी कॉटन। अब ये बीटी कॉटन क्या है, देखो बेटा, जैसे साइंस ने उन्नति करी है, विज्ञान ने उन्नति करी है, तो हम मानवों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच निकाली है जहां हम जीन्स में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अब जब जीन्स में परिवर्तन कर देंगे तो लक्षण बदल जाएंगे, जैसा कि हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वैज्ञानिकों ने क्या करा कि जो बीटी
टॉक्सिन जीन हैं, जो विष वाले जीन हैं जिनसे विष फैलता है, ये प्लांट में जोड़ दिए। और इससे क्या होता है कि जब भी कोई जो है कीड़ा उस प्लांट पे अटैक करेगा, उस पौधे पे अटैक करेगा, तो उसके पौधे के तो जीन्स में ही आ चुका है वो विष, है ना। तो जब वो उसको खाएगा तो उसकी पत्तियां या जो भी भाग खाएगा, उसके साथ उसके शरीर में, कीट के शरीर में विष चला जाएगा और कीट अपने आप नष्ट हो जाएगा और पौधा बच जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या था? पौधे को रोग से बचाना। तो इसमें हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बीटी का या फिर बैसिलस थ्रिंजेंसिस का। ठीक है बेटा। और एक चीज़ और आप याद रखना कि इसका एग्जाम्पल बीटी कॉटन भी है। ठीक, ओके, प्लीज इसे आप मार्क कर ले, नोट कर ले। अब इंपॉर्टेंट है जैव उर्वरक या फिर बायो फर्टिलाइजर। ये क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो अब हमें देख लेनी है। देखो बेटा, इसके पहले समझना है कि आवश्यकता ही क्यों पड़ी। रासायनिक उर्वरकों का जो बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा था, उसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। तो हमें कुछ ना कुछ जैविक तरीका अपनाना ही था। तो इसमें एक हमारे पास क्या आया है? बायो फर्टिलाइज़र आई है। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र का क्या मतलब है कि जब हम जैविक चीज़ों से खाद बनाएं तो हम उसको बायो फर्टिलाइज़र कहेंगे। या ये कह लो कि सूक्ष्म जीवियों की मदद से अगर हम खाद बना पा रहे हैं, उर्वरक बना पा रहे हैं, तो उसे हम बायो फर्टिलाइज़र कहेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब ये नुकसान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सूक्ष्म जीव तो कोई रासायनिक तो है नहीं, वो तो हमारे क्या नाम है, पर्यावरण में पहले से मौजूद है। तो उनकी वजह से हमारी जो मृदा है, जो सॉइल है, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर का उपयोग भारत में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये प्रश्न लिखा है कि क्या भारत में इसका उपयोग हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैव उर्वरक को अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखें तो ये एक प्रकार के जीव हैं जो कि मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ा देने वाले जो जीव हैं उन्हें हमने क्या कहा? जैव उर्वरक कहा। ठीक, तो जैव उर्वरक वो एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसका मुख्य सूत्र क्या है? कहाँ से हमें बायो फर्टिलाइजर मिलती हैं? बेटा, बैक्टीरिया से भी मिलती है, जीवाणु से भी मिलती है ना, कवक से भी मिलती है और सियानोबैक्टीरिया से भी मिलती है। ठीक, तो बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और फंजाई, इन तीनों से मिलती है। ठीक, अब एक बात आप समझो, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मतलब एग्जाम के लिए तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट तब भी इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? देखो, कार्बनिक खेती वो एक तरीके की खेती है, एक तरीके की कृषि है जिसमें रसायन का कम से कम इस्तेमाल हो। मतलब कि रासायनिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल हो, रासायनिक चीज़ों का कम इस्तेमाल करें और जैविक चीज़ों की इस्तेमाल बढ़ाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है बेटा, और इसमें क्या है? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों की चेक करना है कि ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, रासायनिक, जैविक चीज़ों का इस्तेमाल हो। ओके, ठीक है, प्लीज़ नोट करें। ठीक है, तो अब जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत देख लेते हैं एक एक करके। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो कैसे बैक्टीरिया बनाता है जैव उर्वरक, कैसे फंजाई बनाएगा, कैसे साइनोबैक्टीरिया बनाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो पोषक कार्बनिक रूप में परिवर्तित करके जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ा देगा। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? या तो वो जमीन में मुक्तावस्था में रह सकते हैं, फ्री लिविंग। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए। एक है एजोस्पारिलम
और दूसरा क्या है एज़ोटोबैक्टर। ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, लेकिन मुक्त अवस्था में रहेंगे सॉइल में, और इससे क्या है कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा लेंगे, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से। अब एक दूसरे तरीके के बैक्टीरिया हैं जिनको हमने राइजोबियम कहा है। ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं जो मटर के पौधे हैं उनकी जड़ों में। ठीक, जैसे अगर ये मटर के पौधे की जड़ है तो उसमें जो गांठें हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की उर्वरता को बढ़ा देगा। याद रहेगा, ठीक है। अब दूसरा हमने देखा कवक। जो कवक होते हैं ये पादपों के साथ मिलके सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध बेटा वो संबंध होते हैं जिसमें दोनों जीवों का फायदा होता है। ठीक है, अब पिछले केस में भी हम लोगों ने एक सहजीवी संबंध देखा था। कहाँ, किसके बीच में, मटर के पौधे और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, तो ये भी एक लेग्यूमिनस प्लांट, मटर के जैसे पौधे है ना, मटर कुल के पौधे और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में जो संबंध है वो सह संबंध है, मतलब कि दोनों जीवों का फायदा हो रहा है। ठीक है, राइट। अच्छा, ऐसा ही एक सहजीवी संबंध मिलता है कवक और पादप के बीच में, जहां दोनों का फायदा हो रहा है, फंजाई और प्लांट दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट को क्या मिलता है, प्लांट को फॉस्फोरस, जमीन से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कौन, कवक। ठीक है बेटा। अच्छा, साथ में और क्या फायदे होते हैं, जो पौधे का विकास है वो बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और सूखे से भी वो पौधे को बचाता है। ठीक, तो पहले फॉस्फोरस प्रोवाइड करेगा, उसको फॉस्फोरस जमीन से एब्जॉर्ब करके देगा, उसके बाद में उसको सूखे से बचाएगा, रोगों से बचाएगा, साथ में उसके विकास में मदद करेगा। तो इतने सारे योगदान देता है क्या, कवक। ठीक, अब कवक को क्या मिलता है, कवक बेटा देखो, कवक जो है अपना उसको मिलता है भोजन, क्योंकि कवक अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, और इसी के लिए वो निर्भर हैं किस पे, पादप पे। इस केस में वो पादप पे निर्भर हैं खाने के लिए। ठीक है, तो वो भोजन लेते हैं किससे, पादप से, और पादप को क्या देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं, उसका विकास करवाते हैं, रोगों से उसकी प्रतिरक्षा करते हैं, और साथ में सूखे से बचाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों जीवों का बेनिफिट हो रहा है या फायदा हो रहा है। राइट, चलो, हमारा तीसरा जैव उर्वरक का जो स्रोत है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जल में, थल में, धान के खेतों में। धान की फसल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में योगदान है, उसके जो प्रोडक्शन है, उसमें जो उत्पाद है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है बेटा, तो ये क्या करते हैं, ये भी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक, एग्जाम्पल आपके सिलेबस में कौन से हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, और ये मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा देती हैं, जिससे जो है उर्वरता अपने आप बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाने से सॉइल के उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और ऑर्गेनिक कंटेंट ये कैसे बढ़ाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। तो आपने देखा कैसे बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया तीनों मिलकर एक जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। तीनों के अपने अपने योगदान हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और फंजाई जो होते हैं वो फॉस्फोरस को ज़मीन से एब्जॉर्ब करके पौधे को देते हैं। लेकिन तीनों का योगदान इतना अधिक है, इसी वजह से आजकल जैव उर्वरक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग रासायनिक पदार्थों पर अपनी निर्भरता को कम कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन बहुत हाई है। ये हमें हाई मात्रा में उर्वरक दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बनाना महंगा पड़ जाता है। इसीलिए अभी भी हम इसकी और ज़्यादा सस्ती विधियाँ ढूंढ रहे हैं।
ठीक है बेटा, तो आप इसे सब नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स तो आपने बना लिए होंगे, साथ में नहीं बनाए हैं तो स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, और अब आप उन नोट्स को कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, विगत वर्षों के प्रश्न करने हैं। विगत वर्षों के प्रश्न करने हैं, कहाँ के, यूपी बोर्ड में जो आए हुए प्रश्न हैं वो करने। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये प्रश्न जो है वो ऐप पर प्रैक्टिस शीट में बना के रखे हुए हैं, शीट में। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐप पे, वहाँ पे इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और हाँ, बिल्कुल भी आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि क्या ये कोर्स पेड है, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल फ्री है अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, आपको बस ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलूंगी, तब तक आप अपना पढ़ते रहिए। ओके, बाय।